दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार एसआईपीटी के लिए 50 क्वेश्चनों का सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ये चारों, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरप्रजालिका और हरित लवक। इन चारों अंगकों का अभाव रहता है, तो केवल डीएनए रहता है इसमें। 2 नंबर देखते हैं, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीवद्रव की खोज की थी किसने? पुरकिंजे ने। और तीसरा है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकताएं, ये तीनों चीज़ पाया जाता है। 4 नंबर, कौन संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोलल रचना जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है। 5 नंबर, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविकीय नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एप्टोसिस कहलाता है। 6 नंबर देखते हैं, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन हाइपरटोनिक कहलाता है। 7 नंबर देखते हैं, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, किसके कारण? तो बाह्य परासरण के कारण मृत्यु का कारण बनता है, उर्वरक की अधिक मात्रा में जब प्रयोग करते हैं तो। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। 9 नंबर देखते हैं, पौधे तथा जंतु को दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सभी। पौधों में गति प्रचलन नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करेंगे, और पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होता है। ये तो चारों सही है। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, शाकीय द्विबीजपत्रीय जैसे सूरजमुखी, कद्दू का पौधा लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो ये स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है। ये इसका कारण पौधों में लचीलापन एवं दृढ़ता होता है। 11 नंबर देखते हैं, मृदु उत्तक पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? तो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं गोलाकार होती है। फ्लोएम का कौन सा फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता कौन सा अंग प्रदान करता है? तो ये फ्लोएम तंतु। 13 नंबर, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर किस में पाया जाता है? तो ये एरियोलर उत्तक में पाया जाता है। 15 नंबर, इनमें से कौन प्लीहा, स्प्लीन, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है जालवत संयोजी उत्तक। 15 नंबर देखते हैं, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? तो ये पेशी उत्तक में पाया जाता है। 16 नंबर, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसा होता है? तो ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में संरचना ऐसा होता है। मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है? तो मनुष्य में प्रियोन की उपस्थिति के कारण ये बीमारी होता है। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो कौन सा कथन सही है? सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, सही है। अनुवांशिक रोग संक्रामक रोग नहीं होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतः चला जाता है, इसमें संक्रमण की कोई बात नहीं होती है। 19 नंबर, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आर्कीबैक्टीरिया समूह में सबसे प्राचीन जीवाणु को सम्मिलित किया गया है। 19 नंबर इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर देखते हैं, MDT बहु औषधि चिकित्सा किसे संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो कोढ़ के लिए MDT दवा का प्रयोग किया जा सकता है। 21 नंबर देखते हैं, अमीबा में कूटपाद किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन के लिए अमीबा में कूटपाद का प्रयोग होता है और इसका यूज किया जाता है। 22 नंबर है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को और स्पंजी बना देता है। 23 नंबर,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो पेनिसिलिन एक्सपेंशन से नहीं होगा, क्रायोजेनेसिस से नहीं होगा। 23 का पेनिसिलिन नोटेटम से, सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर, पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो फफूंद। फफूंद के कारण पादप में अधिकतर रोग पैदा होता है। और 25 नंबर, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस में होता है। 26, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। 27 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी पे मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से नोट रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। 28 नंबर है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। 29 नंबर है, किसका चारकोलित युग भी कहा जाता है? किसको चारकोलित युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग कहा जाता है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन कराया था। 31 नंबर है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। 32 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबको पता है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और 33 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कंकर ने देखा पहली बार भीमबेटका गुफा के। और नेक्स्ट 34 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से मानव कुत्ता का कंकाल मिला था। 35 नंबर देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से। 36 नंबर है, मूर्ति पूजा कर्म कब से माना जाता है? तो प्री आर्यन सभ्यता से मूर्ति पूजा कर्म माना जाता है। 37 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में अवस्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। 38 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। और कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा गुजरात से 3 नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। 40 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए कि इनमें से कौन सही है? तो पहला है कि लौकिक सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था और वर्चस्वशाली लेकिन नहीं था, और उस सभ्यता के काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका आंसर होगा। 41 नंबर देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी वैदिक युग में। 42 नंबर है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तर और वंशानुचरित संकेतक क्या है? तो ये पुराणों के संकेतक है। 43 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आगे सामने आई, प्रोड्यूस हुई है? तो ये धर्मशास्त्र के समय में अछूत की भावना अवधारणा है सामने आई थी। नेक्स्ट है 44 नंबर देखते हैं, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 45 नंबर है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दिया गया था? तो ये वैशाली में दिया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 46 नंबर है, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन इसका व्याख्या करता है निर्वाण का। 47 नंबर है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक है बौद्ध संगीतियों का, रावय पाकू, राजगिरी, वैसे वैशाली, पास है पाटलिपुत्रा और लास्ट में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। 48 नंबर है, बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से किसी को नहीं।
और 49 नंबर है, कौन सा आरंभिक जैन इतिहास का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। और 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम सी इसका सही होगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में पहली 27 शताब्दी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो ये थे 50 क्वेश्चन के सेट जीएस ज्ञान बिंदु का। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो।